Hello students, today we will start our third chapter ruling the countryside. अब थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सभी इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे. नाउ स्टार्ट आवर चैप्टर. आवर थर्ड चैप्टर इज़ रूलिंग द कंट्री साइड. अब रूलिंग द कंट्री साइड का मतलब है कि कंपनी ने क्या करना शुरू कर दिया था. अब गाँवों के अंदर मतलब कि देहाती जो एरियाज़ थे जहाँ पे किसान रहते थे ज़्यादा, या फिर पीजेंट्स थे, आर्टिशियंस थे, वहाँ पे क्या करना शुरू कर दिया था, इसने रूल करना शुरू कर दिया था. अब उसने रूल कैसे करना शुरू कर दिया, उसने कंपनी ने क्या बनाना शुरू कर दिया, दीवान बनाना, मतलब कि दीवान बनाना शुरू कर दिया था. हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था. अब कंपनी क्या बन गई थी, खुद ही क्या बन गई थी, वो दीवान बन गई थी. अब जब 12 अगस्त 1765 में जब मुग़ल एम्परर को अपॉइंट किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या बना दिया था, मुग़ल एम्परर ने दीवान बना दिया था बंगाल का. अब जो ये इवेंट था, वैसे तो ये छोटा सा ही इवेंट था, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे, जो कंपनी थी, उन्होंने इस इवेंट को काफ़ी बड़ा महत्वपूर्ण माना था. और ये जैसे कि पिक्चर में हमें दिखाया भी गया है कि जो रॉबर्ट क्लाइव हैं वो क्या कर रहे हैं, मतलब कि एक तरह से वो क्या कर रहे हैं, जो मुग़ल एम्परर है उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. कुछ इंग्लिशमैन खड़े हैं जो विटनेस बन के खड़े हुए हैं. अब ये क्या था, ओकेज़न तो काफ़ी छोटा था, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने इसको क्या बना दिया था, काफ़ी बड़ा बना दिया था. वो मेमोराइज इवेंट बनाना चाहते थे, इसी तरह से उन्होंने पिक्चर के थ्रू दिखाया गया है. अब दीवान का मतलब क्या था, दीवान बनने का. अब दीवान बनने का मतलब था कि कंपनी के पास पावर आ गई थी, बल्कि पैसे से रिलेटेड जितनी भी पावर है वो उसको हम दीवान बोलते हैं. अब उसके पास वो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गया था टेरिटरी का. वहाँ से जितने भी उसको रिवेन्यू कलेक्ट करना था, टैक्सेस कलेक्ट करने थे, बल्कि पैसे से रिलेटेड जितने भी काम करने थे, अब वो किसके हाथ में थे, कंपनी के हाथ में थे. अब उन्होंने उनको सभी के सभी जो लैंड थे उनको ऑर्गेनाइज़ करना शुरू कर दिया. अब ऑर्गेनाइज़ कैसे करना शुरू कर दिया कि वो जो रिवेन्यू एक्सपेंसेस थे, उनकी जो डिमांड थी कंपनी की, वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, इसीलिए उन्होंने दीवान बनाने शुरू किए थे. अब तो वो खुद ही दीवान बन गई थी. अब इसका मतलब क्या था कि वो जो कंपनी दीवान बनने के बाद ट्रेड करने की उसको आज़ादी मिल गई थी. वो ट्रेड कर सकती थी कहीं भी, कुछ भी वो प्रोडक्ट को ख़रीद सकती थी जो वो चाहती थी, और कुछ भी वो बेच सकती थी जो उसकी ज़रूरतें थी. अब जो कंपनी थी उसने क्या था, कंपनी ने क्या सीखा था, हमेशा उसने यही सीखा था कि अगर उसको रूल कर, मतलब कि अगर उसको व्यापार करना है, ट्रेड करना है, तो उसको लोगों की जो भावनाएं हैं उनको भी ध्यान में रखना होगा. वो अपने आप को हाईएस्ट पावर पे नहीं लेके जाएगी. उसका जो मतलब था, वो इंजॉय करना चाहती थी कि लोगों में पहचान भी बनाना चाहती थी, उनके ऊपर रूल भी करना चाहती थी, लेकिन वो कंट्रोल करना चाहती थी, लेकिन वो उनको एलिमिनेट नहीं करना चाहती थी. क्योंकि अगर उन्होंने एलिमिनेट कर दिया तो वो चाह रही थी कि, वो सोचती थी कि ऐसा होगा कि लोग उनके अगेंस्ट हो जाएंगे. इसी तरह से वो क्या था, वो उसने कभी भी इस तरह से रूल नहीं करना चाहा था. अब ये उन्होंने क्या किया, कंट्रोल करना चाह रही थी कि वो लोकल पावर थी वो भी कंट्रोल करना चाह रही थी. अब ये कैसे हो सकता था, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे. उन्होंने अपने रूल को किस तरह से बढ़ाया, जो रिवेन्यू रिसोर्सेज थे उनको किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया, जो राइट्स थे पीपल के उनको कैसे रीडिफाइन किया गया, जो प्रोड्यूस, जो क्रॉप्स वो चाहते थे और उनको कैसे उन्होंने प्रोड्यूस करवाया गया, क्रॉप्स को जितनी उनको ज़रूरत थी. अब जो हमारा टॉपिक है वो है रिवेन्यू फॉर द कंपनी. अब जब कंपनी दीवान बन गई थी तो वो उस टाइम पे वो अपने आप को केवल व्यापारी की तरह ही देख रही थी, ट्रेडर की तरह. उस टाइम उसका मेन मोटिव क्या था, वो खाली अपनी इनकम को बढ़ाना चाहती थी. वो अनविलिंग, मतलब कि वो तैयार ही नहीं थी कि वो रूल सेटअप करे, सिस्टम को अपने हाथ में ले.
तो इसलिए उसने इसके लिए ज़्यादा एफ़र्ट भी नहीं डाले। वो ज़्यादा एफ़र्ट किस में डाल रही थी, वो अपना जो रिवेन्यू था उसको इंक्रीज़ करना चाहती थी, और उसके थ्रू वो क्या करना चाहती थी, जो फ़ाइन कॉटन है और सिल्क क्लॉथ को सस्ते से सस्ते दामों पर वो ख़रीदना चाहती थी। जब 5 इयर्स के विदिन क्या हुआ कि जो गुड्स काफ़ी सारा उन्होंने क्या किया, गुड्स की डिमांड बढ़कर क्या हो गई थी, कंपनी की डबल हो गई थी। अब 1865 से पहले क्या था, जो कंपनी गुड्स परचेज़ करती थी वो क्या करती थी, वहाँ से ब्रिटेन से वो गोल्ड और सिल्वर लेके आती थी। वो इंडियंस को गोल्ड और सिल्वर प्रोवाइड करती थी, और बदले में क्या लेती थी, वो सिल्क, जो भी उनको गुड्स चाहिए था, कॉटन, सिल्क या फिर अदर स्पाइसीज़, उनके बदले क्या करती थी, वो ख़रीदती थी। अब उसने क्या किया, जब वो बंगाल में दीवान बन गए थे तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, वहीं से फाइन रिवेन्यू को कलेक्ट करना शुरू कर दिया, और वहीं से ही उस रिवेन्यू से ही गुड्स को परचेज़ करना शुरू कर दिया और उसका एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब लेकिन ये क्लियर था कि जो इकोनॉमी थी बंगाल की, वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस कर रही थी। जो आर्टिशंस थे और जो उन्होंने वो डेजर्टिंग विलेजेस, मतलब कि गांव छोड़ के चले गए थे, जो गांव ऐसे हो गए थे जैसे रेगिस्तान बन गए हो, क्योंकि वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, क्योंकि उनको जो अपना गुड्स था वो कंपनी को बेचना पड़ता था लो प्राइजेस पे। इसकी वजह से क्या थे, वो छोड़कर जा रहे थे। अब जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, वो भी जो ड्यूज़ थे वो पे करने में क्या थे, योग्य नहीं थे। अब उनकी, क्योंकि जितनी डिमांड उन्होंने की थी कंपनी ने रिवेन्यू की, वो जो गरीब किसान थे वो पे नहीं कर पा रहे थे। जो आर्टिसनल प्रोडक्शन था वो भी क्या था, जो आर्टिस्ट थे अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते थे, उनका भी डिक्लाइन हो गया था। जो एग्रीकल्चर कल्टीवेशन क्या था, वो भी किसका साइन था, कोलैप्स, ढह जाने का था, कि वो भी गिरता जा रहा था। अब 1770 में क्या हुआ, एक टेरिबल फेमाइन किल्ड, बल्कि फेमाइन का मतलब कि भूखमरी आई थी, भूखमरी आई, जिसमें लगभग क्या थे 10 मिलियन, मतलब कि लगभग 1 करोड़ लोग क्या थे बंगाल में मारे गए थे, और वो क्या था, उसकी पॉपुलेशन का 1/3 पार्ट था। मान लो 3 करोड़ लोग थे टोटल बंगाल में, उसमें से 1 करोड़ लोग क्या थे वहाँ पे मारे गए थे। जैसी बंगाल में फेमाइन आई है, आज तक हमारे इंडिया में इस तरह की कभी भी भूखमरी नहीं आई है जिसमें इतने ज़्यादा लोग एक साथ मारे गए हों एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब वो एग्रीकल्चर क्या थी, डिक्रीज़ होती जा रही थी। अब उन्होंने, ब्रिटिश ने क्या सोचा कि उसको क्या किया जाएगा, इम्प्रूव किया जाएगा, क्योंकि जो इकोनॉमी थी वो र्यून, बर्बाद होती जा रही थी, डिक्लाइन होती जा रही थी। अब एग्रीकल्चर नहीं होगी तो उनके रिवेन्यू कहाँ से मिलेगा, तो उनकी रिवेन्यू इनकम भी कम होती जा रही थी। तो अब उन्होंने क्या किया कि उनको ब्रिटिश ने सोचा कि कंपनी जो ऑफिशियल्स है उन्होंने किया कि जो लोगों को क्या करना होगा, एनकरेज करना होगा, ताकि वो क्या करे, एग्रीकल्चर लैंड को लैंड भी बढ़ाए और एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट करे। अब ये कैसे होगा, तो ये 2 डिकेड्स क्या हुई, इसके ऊपर बहस चली, 20 सालों तक क्या हुआ, इसके ऊपर बहस चली। तो फाइनली लास्ट में क्या हुआ, एक परमानेंट सेटलमेंट 1793 में इंट्रोड्यूस की गई। अब ये परमानेंट सेटलमेंट क्या थी, जो राजस थे और ताल्लुकदार थे उनको रिकॉग्नाइज, उनकी पहचान बनाई गई जमींदारों की तरह। अब ये जो जमींदार बनाए गए, ये क्या करते थे, अपने एरिया में से रेंट को कलेक्ट करते थे पीजेंट से। अब जो वहाँ से कलेक्ट किया, अब उनको वो कंपनी को पे करना होता था। अब जो ये अमाउंट रखा गया, ये क्या था, परमानेंटली फिक्स किया गया, तभी तो इसका नाम परमानेंट सेटलमेंट था। अब ये परमानेंट किया गया कि क्योंकि ये फ्यूचर में कभी भी इंक्रीज़ नहीं होगा। अब महसूस किया गया कि ये जो रेगुलर, ये किस लिए किया गया था, ताकि रेगुलर उनको क्या मिलता रहेगा, रिवेन्यू मिलता रहेगा। अब उनको साथ के साथ जो जमींदारों को एनकरेज भी किया गया कि वो लैंड को क्या करे, इन्वेस्ट करे लैंड में और लैंड के एरिया को इम्प्रूव करे। अब जो रिवेन्यू डिमांड थी
स्टेट की वो इंक्रीज़ नहीं हुई, मतलब कि वो चाहते तो ज़्यादा से ज़्यादा थे। अब जो ज़मींदार भी बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज्ड, जो बेनिफिट हो सकते थे उससे जो इंक्रीज़ होगा प्रोडक्शन ऑफ लैंड से, लेकिन प्रॉब्लम आ रही थी इसमें भी उनको। अब प्रॉब्लम क्या थी उनको, अब जो ये परमानेंट सेटलमेंट थी इसने काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट की। कैसे क्रिएट की, जो कंपनी ऑफिशियल ने जल्दी ही महसूस किया है जो ज़मींदार है वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड में इम्प्रूवमेंट करने के लिए। अब जो रिवेन्यू था वो फिक्स और हाई भी था, तो कुछ ज़मींदार क्या थे, डिफ़िकल्ट थे, वो पे नहीं कर पाए थे कंपनी को, तो इसी वजह से जो उनकी ज़मींदारी थी वो छीन ली गई थी। और जो काफ़ी सारे ज़मींदार थे उनकी जो ज़मीनें थी वो बेच दी गई थी। ऑक्शन का मतलब है नीलामी की गई, कंपनी ने क्या कर दी थी, उसको नीलाम कर दिया था। अब फर्स्ट डिकेड के अंदर क्या हुआ, 19th सेंचुरी में जो सिचुएशन थी अब चेंज हो गई थी। जो प्राइजेस थे मार्केट के अंदर वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गए थे, बढ़ गए थे, और जो कल्टीवेशन था वो धीरे धीरे ही बढ़ रहा था। अब इसका मतलब था कि इंक्रीज़ करना था इनकम ऑफ ज़मींदार, लेकिन उनको कोई भी उससे फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि कंपनी क्या थी, इट कुड नॉट इंक्रीज़ अ रिवेन्यू डिमांड, मतलब कि कंपनी क्या थी, उनको वो डिमांड तो इंक्रीज़ नहीं कर रही थी, लेकिन वो परमानेंटली क्या थी, फिक्स थी। जो ज़मींदार थे उनका भी इंटरेस्ट नहीं था लैंड को इम्प्रूव करने में, क्योंकि वो क्यों इंटरेस्ट नहीं थे, उनको पता था कि अगर वो पे नहीं कर पाएंगे तो अपनी वो ज़मीनों को खो देंगे। और कुछ क्या थे, कुछ ने तो काफ़ी सारी अपनी ज़मीनें लॉस्ट कर दी थी ज़मींदारों ने, और कुछ के पास पॉसिबिलिटी थी कि वो क्या सोचते थे कि अगर वो इन्वेस्ट भी करेंगे तो वो क्या होंगे, उनका जो पैसा है एक तरह से डूब जाएगा, वो रिस्क में रहेंगे, मतलब कि जोखिम है, उनको जोखिम का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने इन्वेस्ट ही नहीं किया। अब जो ज़मींदार थे अब उन्होंने क्या किया, गिव आउट कर दिया, उन्होंने अपनी जो ज़मीनें थी वो भी क्या दे दी, टीनेंट्स किराएदारों को किराए पर दे दी, क्योंकि वो इंटरेस्टेड ही नहीं थे अपनी लैंड में इम्प्रूव करने में। अब इसके साथ क्या हुआ, जो विलेजर्स थे, जो विलेजेस के अंदर जो कल्टीवेटर्स थे वो भी काफ़ी सारे क्या थे, अगेंस्ट में थे इस सिस्टम के, जो परमानेंट सेटलमेंट था। अब उनको रेंट पे करना पड़ता था ज़मींदारों को, और वो काफ़ी हाई था। अब जो उनका लैंड पे जो राइट था वो भी क्या था, इनसिक्योर था। अब उनको जो ये पे करना था रेंट, तो कई बार उनको क्या करना पड़ता था, फसल अच्छी नहीं हो पाती थी, तो इसलिए जो मनी लैंडर्स थे, जो उधार देने वाले थे, उनसे उनको उधार लेना पड़ता था, और जो टैक्स की इंटरेस्ट की रेट थी वो भी ज़्यादा होती थी, तो इसी वजह से वो फेल हो जाते थे कई बार वो अपना रेंट पे करने में। तो इस तरह से वो किसके जाल में फंस जाते थे, उनको अपनी जो लैंड वो ब्याज के इंटरेस्ट के जाल में फंस जाते थे, और जिसकी वजह से उनको अपनी लैंड थी वो भी क्या करती थी, उससे भी हाथ धोना पड़ता था। इस तरह से गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नए और आगे नए सिस्टम लेके आया। उन्होंने सोचा कि इन सिस्टम में है जो परमानेंट सिस्टम है इसमें चेंज करने की ज़रूरत है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है अ न्यू सिस्टम इज़ डिवाइस्ड, ये हम कल कंटिन्यू करेंगे। वीडियो देखने के बाद आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।